19 अक्टूबर 2017 ये वो दिन था जब एस्ट्रोनॉमर पेन स्टार टेलीस्कोप से स्पेस को देख रहे थे कि इतने में उन्हें आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी जो बहुत तेजी से अपनी जगह बदल रही थी। ये देखकर तमाम साइंटिस्ट हैरान हो गए। उनका कहना था या तो ये कोई एस्ट्रॉइड हो सकता है या फिर कोई कॉमेट हो सकता है, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा था। पहले साइंटिस्ट इसे एक एस्ट्रॉइड समझ रहे थे, लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसके बाद इसे कॉमेट कहा जाने लगा। जब साइंटिस्ट इस ऑब्जेक्ट के डाटा को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो एस्ट्रॉइड या कॉमेट हो सकता है। ये पहला ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जिसने हमारे सोलर सिस्टम को इतने करीब से इंटरसेप्ट किया है, लेकिन इसने साइंटिस्ट को मजीद परेशान करके रख दिया था, क्योंकि एक तो ये ऑब्जेक्ट सूरज को क्रॉस कर चुका था और दूसरा हम उसे सही वक्त पर डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। और जब साइंटिस्ट ने इसे जाते हुए देखा तो इसकी स्पीड 87 किलोमीटर पर सेकंड थी। ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का तो बिल्कुल भी नहीं था। इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को हवाइन आइलैंड पर डिस्कवर किया गया था, जिसकी वजह से इसे नेम भी हवाइन दिया गया, ओमुआमुआ, यानी कि एक मैसेंजर। आखिर इस ऑब्जेक्ट का असल सच क्या है? क्या सच में ये कोई एलियन स्पेसशिप है या फिर इसे किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजा है? ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। 2017 में जैसे ही ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दिया तो इसे देखकर तमाम साइंटिस्ट अलग अलग अंदाजे लगाने लगे। कुछ का कहना था कि ये एस्ट्रॉइड हो सकता है क्योंकि शेप में ये लंबा था और इसकी टेल भी नहीं थी जो कॉमेट्स की होती है। लेकिन जब इसे मजीद स्टडी किया गया तो इस स्टडी ने तमाम साइंटिस्ट को मुकम्मल तौर पर चौंका दिया, क्योंकि इसका ऑर्बिट हाइपरबोलिक था। इसका मतलब ये है कि हम इसे पहली और आखिरी बार देख रहे थे और ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी स्पीड थी जो 87 किलोमीटर पर सेकंड थी। ये स्पीड सोलर सिस्टम की किसी भी एस्ट्रॉइड या कॉमेट से 3 गुना ज्यादा थी। यहाँ आकर तमाम साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट के बारे में अलग अलग थ्योरीज देना शुरू कर दी, क्योंकि जो स्पीड इस ऑब्जेक्ट की थी उसे एस्ट्रॉइड मानकर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। इस ऑब्जेक्ट में कुछ न कुछ तो मिस्टीरियस था जो साइंटिस्ट की समझ से बाहर था। आखिर ये इतनी स्पीड कैसे अचीव कर सकता है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में रहकर सूरज के ग्रेविटेशनल पुल के बावजूद इतनी ज्यादा स्पीड को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दरअसल हैरानगी की बात सिर्फ इसकी स्पीड नहीं थी बल्कि एक्सेलरेटेड स्पीड थी जो मुसलसल बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इस नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही अजीब थ्योरी निकलकर सामने आई और वो थी एलियंस को लेकर। कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि ये एक एलियन स्पेसशिप है, ऐसी टेक्नोलॉजी से चलने वाला एलियन स्पेसशिप जिसे समझना हमारे बस की बात नहीं थी। यहाँ से ही इसे एलियंस के साथ जोड़कर देखा जाने लगा और देखते ही देखते ये ऑब्जेक्ट इंटरनेट पर वायरल हो गया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो अभी भी इसे साइंस के फंडामेंटल की बिना पर समझना चाहते थे, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे आइडियाज सामने रखे जो साइंस की समझ से बहुत ज्यादा दूर थे। एलियंस थ्योरी को इग्नोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर कोई सिविलाइजेशन हम तक पहुंचना भी चाहती है तो उनके सिग्नल्स हमें क्यों नहीं मिले? आखिर वो यहाँ से चुपचाप क्यों जा रहे हैं? और ये बात तो सच है कि ओमुआमुआ में एलियंस जैसा कुछ भी सच नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद साइंटिस्ट इसकी स्पीड को समझने में लगे हुए थे और वो इसके एस्ट्रॉइड होने की थ्योरी को खारिज करते हुए एक और थ्योरी सामने रखते हैं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे इसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जस्टिफाई किया जा सकता है। अब साइंटिस्ट का मानना था कि ये कोई कॉमेट हो सकता है, क्योंकि जब कॉमेट सूरज के करीब से गुजरता है तो उसमें से वेपर, गैस और डस्ट रिलीज होती है जो कॉमेट के लिए थ्रस्टर्स की तरह काम करती है। जैसे ही ये चीजें कॉमेट से रिलीज होती हैं, तो कॉमेट को एक पुश मिलता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इस तरह ओमुआमुआ की बढ़ती हुई स्पीड को कॉमेट से जस्टिफाई तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, यानी कि कॉमेट में बहुत
बहुत ज्यादा तादाद में फ्रोजन वाटर मौजूद होता है जो सूरज के करीब आने से गर्म हो जाता है और कॉमेट में से वाटर वेपर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी टेल बन जाती है। लेकिन इसमें हमें कोई भी टेल देखने को नहीं मिली, तो फिर इसे कैसे कॉमेट मान लिया जाए? देखने में तो ये एक एस्ट्रॉइड की तरह था, लेकिन इसका बिहेव एक कॉमेट की तरह था। साइंटिस्ट अभी ये सोच ही रहे थे कि आखिर इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए कि इतने में एंट्री होती है जेनिफर वेगनर की। इन्होंने इस चीज को समझने के लिए उन आइसी रॉक्स में होने वाली केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना शुरू किया जो ठंडे यानी कि स्पेस इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं। जेनिफर का कहना है कि असल में इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल हो सकती है और अब उन्होंने अपने इस कोलीग को अप्रोच किया। अब इन दोनों ने मिलकर इस ऑब्जेक्ट पर काम करना शुरू किया। इनका मानना है कि अगर वो ऑब्जेक्ट टेल नहीं बना रहा तो हो सकता है उसमें डस्ट और वाटर वेपर रिलीज ही ना हो रहे हो और वो इन मटेरियल को रिलीज कर रहा हो। इस थ्योरी को भी एक्सप्लेन करने में एक इशू था, जैसा कि अगर हम हाइड्रोजन को ही ले तो इसे इस साइज के ऑब्जेक्ट में फ्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर की जरूरत होगी। और साइंटिस्ट को लगता है कि जिस मॉलिक्यूलर क्लाउड में ये ऑब्जेक्ट बना होगा वो क्लाउड इतना ठंडा नहीं होगा कि वो हाइड्रोजन को जमाकर इस ऑब्जेक्ट के अंदर पैक कर दे। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस की बात की जाए तो हमारी गैलेक्सी में इन गैसेस की मिकदार इतनी ज्यादा नहीं है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट नाइट्रोजन का बना हुआ है। अब ये डिबेट कॉमेट से हटकर उस आउट गैसिंग मटेरियल पर आ चुकी थी जो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट का कहना था कि इस ऑब्जेक्ट से H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है। इस तरह ये ऑब्जेक्ट हाइड्रोजन आइसबर्ग साबित हो गया और कैलकुलेशंस भी ये शो कर रही थी कि अगर इस ऑब्जेक्ट से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो वो उसे इतना थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकती है कि ये 87 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सन के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट ट्रेवल कर सके। अब ये मामला हाइड्रोजन पर जाकर सेटल हो गया, लेकिन सवाल अभी भी खत्म होने का नेम नहीं ले रहे थे। अब साइंटिस्ट के सामने एक और सवाल था कि अगर ये ऑब्जेक्ट हाइड्रोजन आइसबर्ग है तो इंटरस्टेलर स्पेस में वो कैसे सरवाइव कर रहा था? वहाँ इसमें से हाइड्रोजन क्यों नहीं रिलीज हुई? क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस का टेम्परेचर इतना भी कम नहीं होता कि वहाँ हाइड्रोजन जमी रह सके। जहाँ हाइड्रोजन इसके सवालों का जवाब दे रहा था, वहीं खुद हाइड्रोजन की मौजूदगी पर सवाल उठने लगे थे कि आखिर हाइड्रोजन इतना लंबा सफर तय करके हमारे सोलर सिस्टम तक कैसे पहुँची। यहाँ पर जेनिफर का आइडिया था कि एक कॉमेट जो इंटरस्टेलर स्पेस से ट्रेवल करता हुआ हम तक पहुँचा है और वो रास्ते में कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोज होता है और हम तो ये जानते ही हैं कि कॉमेट्स में वाटर आइस जमी होती है। ये कॉस्मिक रेडिएशन उस वाटर आइस से रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन से वाटर आइस के अंदर H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनती है। लेकिन उनका सवाल ये था कि क्या हम उस हाइड्रोजन को ऐसे ट्रैप कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर ट्रेवल करके जब हमारे सूरज के सामने आए तो उसमें मौजूद हाइड्रोजन रिलीज हो और उसे थ्रस्ट मिल सके। क्या ऐसा पॉसिबल है और क्या ये चीज उन नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर सकती है? लेकिन सरप्राइजिंगली जेनिफर को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने सबको हैरान कर दिया। जेनिफर को 1970, 80 और 90 की दिहाई के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट मिलते हैं जहां ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि जब नॉर्मल आइस स्पेस में कॉस्मिक रेज जैसे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से हिट होती है तो उस आइस में मौजूद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है। वो ट्रैप इसलिए होती है क्योंकि स्पेस में जो आइस बनती है उसका स्ट्रक्चर इमोर्फस होता है और जैसे ही ये हमारे सूरज के सामने आती है, सूरज की एनर्जी इसमें जमी आइस को इमोर्फस से क्रिस्टलाइन आइस में कन्वर्ट कर देती है, जिससे उसमें ट्रैप हाइड्रोजन को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और इसी से उस ऑब्जेक्ट को हैवी थ्रस्ट मिल जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यही प्रोसेस उस कॉमेट पर हो रहा होगा और ये इतना सिंपल आइडिया था लेकिन किसी के दिमाग में भी नहीं आया। आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।